फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आज आपके लिए एक बड़ी खास चर्चा लेकर आई हूं। और इस चर्चा में आज मेरे साथ डॉक्टर दिव्या कुमार हैं, जो कि डायरेक्टर है इनफर्टिलिटी एंड ऑब्स गायनी, एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद। और आज हम बात करने वाले हैं उस फेमस टॉपिक पर जिस पर सारी दुनिया बात कर रही है, इनफर्टिलिटी। सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी अगर आप देखें सो इनफर्टिलिटी इज ऑन अ राइज। और ये सवाल आज मैं डॉक्टर दिव्या कुमार से पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले करने वाली हूँ उनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू भावना, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। डॉक्टर दिव्या, अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन हो गई है, एक जमाने में इनफर्टिलिटी होती नहीं थी और आज के जमाने में महिला पुरुष अगर हम देखें तो सब में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई है, क्या कारण है इसका? आपने सही कहा भावना, इनफर्टिलिटी इज कॉमन दीज डेज। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर 6 कपल में से 1 कपल इनफर्टाइल हो चुका है। और उसके जो फैक्टर्स, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो चाहे दोनों में हो, बट ये हो रहा है। और अगर हम कारण की बात करें तो डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ आवर वर्क प्रेशर एंड जो हमारा खान पान बहुत अलग हो गया है। लाइक वी आर मोर इनटू जंक फूड, वी आर मोर इनटू फास्ट फूड। हम वो जो पूरा पहले जो हमारा एक बैलेंस डाइट का जो एक था, दैट वाज लाइक कि हमारा हर दिन का जो फूड होता था वो एक बैलेंस डाइट होता था। जंक फूड या फास्ट फूड पहले भी हम लोग लेते थे, बट दैट यूज्ड टू बी वंस इन अ वाइल। वो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली के मील्स में वो शामिल नहीं होता था। अब इट इज़ रादर रिवर्स। पीपल आर मोर इनटू लाइक फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एंड वो जो नॉर्मल फूड है वही वंस इन अ वाइल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि शादियाँ जो है बहुत लेट एज में हो रही है, चाहे मेल्स की हो फीमेल्स की हो। फीमेल्स पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी बिकॉज फीमेल का एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनके आगे उनके पेरेंटहुड में या मदरहुड को अचीव करने में। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज कि नेचर ने हमें ऐसा बनाया। नेचर हैज़ गिवन अ वेरी शॉर्ट विंडो जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत हाई होती है फीमेल्स की, और उसके बाद ये फर्टिलिटी कम होने लगती है। यूजुअली ये जो पीक फर्टिलिटी का टाइम होता है वो मिड-20s में होता है, जबकि एक विमेन में जो उसके एग्स भी यंग होते हैं। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस कि विमेन दे आर बोर्न विथ देयर ओन एग्स। उनके एग्स ना बनते हैं ना वो बढ़ते हैं। एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ एग्स के साथ जब वो बर्थ होता है उसी टाइम होता है। वंस दे स्टार्ट, जब उनकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, लाइक दे स्टार्ट हैविंग मेंसेस, उसके बाद उनके एग्स की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और जैसे जैसे जितनी उनकी एज है उतनी उनकी एग्स की एज है। ये चीज़ मेल्स में नहीं होती, बट चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक एडवांस एज हो गया, एक लाइफस्टाइल हो गया, प्लस मैं और भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अब कई बार टीन्स में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी एक दूसरे को हो जाता है, और उससे भी कई बार फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो इससे भी थोड़ा फीमेल इनफर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। और डेफिनेटली बायोलॉजिकल क्लॉक पे मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहूँगी, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं फोर्स कर रही हूँ कि आप मिड-20s में यू शुड गो एंड हैव अ चाइल्ड। लेकिन आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि दिस इज़ योर बायोलॉजिकल क्लॉक, दिस इज़ योर विंडो। इस टाइम में फर्टिलिटी अच्छी होती है, इसके बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पेरेंटहुड या फीमेल्स के लिए कहो तो मदरहुड, उसको आप प्लान करो। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिसोर्ट बचता है पेरेंटहुड के लिए, वो बचता है कपल्स के लिए IVF, जो अब बहुत कॉमन हो चुका है। एक शहर में ही आप शायद 50 से 60 IVF सेंटर्स देख पाएंगे। अब IVF अपने आप में कितना सक्सेसफुल है और क्या ये एकमात्र तरीका है? डॉक्टर दिव्या, आपसे जानना चाहूंगी, अब IVF में भी तो कोई अपर एज लिमिट होती होगी? यस, गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अपर एज भी होता है, और मैं आपको बताना चाहूँगी एक लोअर एज लिमिट भी होता है जी। मतलब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 21 से लेके 50 ईयर्स तक की फीमेल को ही हम IVF ऑफर कर सकते हैं। ओके। एंड दैट इज एज पर द लेटेस्ट ART गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने पुट किया है। जी। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स 21 से लेके 55 ईयर के मेल्स तक को ही हम ये ऑफर कर सकते हैं। सो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज 21 ईयर से पहले एक फीमेल बॉडी इज नॉट एब्सोल्युटली रेडी टू कैरी अ चाइल्ड।
वो एक बच्चे को गर्भ में कैरी करने के लिए तैयार नहीं होती है पूरी जी। तरह से। और 50 के बाद एक वुमेन की खुद की एजिंग इतनी हो जाती है कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी अगर वो बेयर करेगी तो उसका रिस्क उसके हार्ट के हेल्थ पे, उसके बोन के हेल्थ पे, किडनीज के हेल्थ पे, देयर मोर चांसेस ऑफ हैविंग डायबिटीज, देयर मोर चांसेस ऑफ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि शरीर भी अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ। जी। तो दीज आर द गाइडलाइंस लाइक विच गवर्नमेंट हैज़ पुट, और बहुत सोच समझ के इसको डाला गया है। एक और चीज़ है कि अगर हम IVF में ही एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एग डोनर्स, तो जी। डोनर्स के लिए भी एज लिमिट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है कि 23 ईयर्स से नीचे उम्र की औरतें अपना एग एज लाइक डोनेट भी नहीं कर सकती हैं Okay. किसी को। सो दीज आर द गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने पुट की है। सो डॉक्टर दिव्या, एग्जैक्टली IVF का प्रोसीजर क्या होता है? हाउ डज वन नो कि अगर कोई IVF के लिए जा रहा है कपल, तो इनिशियली एक बड़ा डर सा होता है। सो इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है? स्टेप्स मैं बताती हूँ, बट उसके पहले आई थिंक आई मिस्ड वन ऑफ योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि क्या IVF ही एक तरीका है। यस। तो ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड और IVF उसका सबसे एडवांस तरीका होता है। तो उसमें तरीके तो कई होते हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे हम बात करने के क्रम में हम जाएंगे उन टॉपिक्स पे, लाइक PCOD होता है जहाँ पे एग्स नहीं बनते, वहाँ पे बहुत ही सिंपल हम एग बनने की मेडिसिन देते हैं, हम इंटरकोर्स की टाइमिंग कराते हैं और उससे ही कई बार कंसेप्शन मिल जाता है। देन उससे एक स्टेप ऊपर होता है जो IUI होता है, विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल पेनलेस OPD काइंड ऑफ प्रोसीजर, वो हम कर सकते हैं। एंड IVF in fact is the most advanced one, but definitely IVF has given hope to so many hopeless women, not only women, hopeless couples. यस। तो ये हम आगे बात करेंगे। तो IVF के स्टेप्स के बारे में बताती हूँ। तो IVF के लिए जब कपल को हमें सेलेक्ट करना होता है, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी मेटिकुलस, एंड वहाँ पे हमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, बिकॉज द होमवर्क पार्ट इज समथिंग विच गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। तो हमें एक प्रॉपर होमवर्क, उनके हार्मोनल प्रोफाइल, मेल्स के जो स्पर्म काउंट्स होते हैं, ये सारा हम लोग देखते हैं। एंड जब एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया कि अब ये IVF के लिए जाएंगे, देन देयर इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट जो हम कराते हैं, जिसमें हार्मोनल टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, और उसके बेसिस पे वी डिसाइड हाउ टू स्टार्ट। बिकॉज IVF का जो बेसिक जो प्रोसेस होता है, उसमें हम मल्टीपल एग्स बनाते हैं फीमेल के बॉडी में, उनको हम बेहोश करके अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में वी टेक आउट दोज एग्स, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब एग्स के अंदर स्पर्म डालने का प्रोसेस, वो बॉडी से बाहर होता है। दैट इज व्हाई द नेम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लाइक इन ग्लास फर्टिलाइजेशन। वैसे तो अगर आप एक बिल्कुल लिटरल मीनिंग की बात करो तो, सो दैट इज हाउ, दैट इज द होल प्रोसेस इज लाइक दिस। तो जो ये एग बनने के लिए जो इंजेक्शंस लगते हैं, ये लगभग 11-12 दिन लगते हैं फीमेल्स को, और ये पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे से इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस बीच इनको 4 या 5 इनके विजिट्स होते हैं, जिनमें हम अल्ट्रासाउंड करके समझते हैं कि उनके एग्स प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं, कितने नंबर ऑफ एग्स एक्सपेक्टेड हैं जो हमें मिलेंगे इस साइकिल में। एंड देन मिड साइकिल हम उनको एक इंजेक्शन, स्पेशल इंजेक्शंस देते हैं, जिसके देने के 36 आवर्स के बाद अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज पेनफुल, और हम फिर वो एग्स निकाल लेते हैं। और सेम डे ये सारा कुछ, सारा प्रोसेस ART या IVF लैब एंड IVF OT में होता है। तो ऑपरेशन थिएटर में हमने एग्स निकाला, लैब में एक ट्रांसफ़र होते हैं, और वहाँ पे ये 2 प्रोसेस होता है। एक तो जैसे आप बता रहे हो IVF, जहाँ पे एग्स और स्पर्म्स को अपने आप मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका ही एक एडवांस प्रोसेस होता है, दैट इज़ ICSI, जिसमें हम एक एक एग के अंदर स्पर्म्स भी खुद ही डालते हैं। सो दैट इज़ लाइक फर्टिलाइजेशन भी हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, एंड देन वी पुट इट इन द मदर इंक्यूबेटर, और वहाँ पे उनकी ग्रोथ को हम मॉनिटर करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ एंड नंबर ऑफ एग्स, डे 3 या डे 5 हम उन एम्ब्रियोज को, क्योंकि एक बार जब फर्टिलाइज हो गए तब वो एम्ब्रियोज बन गए, उनको हम वापस माँ के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड नाउ वन मोर थिंग कि ये जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, ये पेनलेस होता है। इट्स पेनलेस, तो इसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती। करा के आप थोड़ी देर रेस्ट करके यू कैन गो बैक होम। सो भाई देखिए, अगर हम IVF के बारे में जाने तो बहुत सारे लोग आज भी IVF के नाम से डरते हैं। सबसे पहले तो शायद फॉर द कॉस्ट इन्वॉल्व, दूसरा उन्हें लगता है बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत बार जाना पड़ेगा।
बट अब चलिए इसके सक्सेस रेट की बात करते हैं। डॉक्टर दिव्या, व्हाट वुड यू से, कितना सक्सेसफुल है आईवीएफ? जैसे आपने कहा कि यहाँ तक कि फर्टिलाइजेशन भी अब डॉक्टर्स के हाथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर क्या ही कारण होगा कि वो सक्सेसफुल ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सी वी आर नॉट गॉड। तो जब हम एम्ब्रियो को डालते हैं तो वो 14 to 16 डेज दिया जाता है बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने के। जी। एंड 16th डे के बाद, 14वें या 16वें दिन के बाद जब हम एक टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी ने उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट किया या नहीं। इट्स एग्जैक्टली लाइक जब आप गार्डनिंग करते हो तो आप सॉइल रेडी करते हो और वो बहुत सारे सीड आप सो करते हो, बट हर सीड एक प्लांट नहीं देता है। जी। सो देयर सो मेनी फैक्टर्स जो अभी भी बियॉन्ड मेडिकल साइंस है। दैट इज वाई इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50% तक है। दिस इज लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड का स्टैट्स मैं दे रही हूँ। इट्स नॉट 100%, दो ये लगता है कि हाँ सब कुछ कर दिया तो अब तो हो ही गया, आई नो, बट ऐसा नहीं होता है। और इसमें भी वेरिएशन है, ये तो मैं आपको एवरेज बता रही हूँ। वेरिएशन है इन द सेंस कि जहाँ पे सिंगल फैक्टर है, स्पेशली जहाँ पे ट्यूबल फैक्टर है या जहाँ पे सिर्फ मेल फैक्टर है, एग की क्वालिटी अच्छी है, तो कई बार वी एक्सपेक्ट इंडिविजुअली कि हाँ चलो 80% लग रहा है कि शायद ये हो जाएगा, बट समटाइम्स देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। मेल में भी प्रॉब्लम है, फीमेल में भी प्रॉब्लम है, और एज यहाँ पे भी मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी। इफ़ यू आर यंग, आईवीएफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपकी एजिंग हो गई है तो सेम जो मैं 45-50 बोल रही हूँ वो 40, व्हेन द वीमेन इज लाइक मोर देन 40 या 40 years एज, देन ये लेस देन 10% हो जाता है। oh my God. So this is the magic of, like, you know, seeking help at right time when you are young. And like when you are in your mid 20s, तो आपकी अपनी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, एग की क्वालिटी अच्छी होती है, एग के नंबर्स अच्छे होते हैं, तो whatever procedure we do, the results are really wonderful. डॉक्टर दिव्या, एक बड़ा अहम सवाल, अक्सर आपने देखा होगा आईवीएफ में जब कभी भी किसी भी कपल के बेबी होते हैं, तो अक्सर वो ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, उसका क्या कारण होता है? ये डेफिनेटली जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले जब हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें मोर देन वन मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। बट ये जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ था लाइक लेट 70s में, तब ये ज़्यादा था, बिकॉज तब ये आईवीएफ भी इवॉल्व हुआ है। तब मोर देन वन एम्ब्रियो हम डालते ही थे, मल्टीपल डाल देते थे, 3-4 भी डाल देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि कोई तो वन ऑफ देम विल एटलीस्ट कंटिन्यू। बट नाउ द प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, मेडिसिन अच्छी आ गई हैं, मॉनिटरिंग अच्छी हो गई है, तो यूजुअली वी डोंट पुट लाइक 1 or 2, बट डेफिनेटली जब आप 2 एम्ब्रियो डालोगे तो ट्विंस के चांसेस तो बढ़ेंगे। Okay. अगर 3 डालोगे तो ट्रिपलेट्स के भी चांसेस बढ़ेंगे एज कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रेगनेंसी, या जहाँ पे एक ही एग रिलीज हो रहा है और एक ही फर्टिलाइज हो रहा है, इसलिए इसमें डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट दो हम मोर देन 1 भी डालते हैं तो लाइक 80-85% केसेस में हमें सिंगलटन प्रेगनेंसी ही मिलता है। तो इट्स नॉट कि अब आईवीएफ करा रहे हैं तो डबल 2 ही ट्विंस ही हो जाएंगे, या इट्स नॉट दैट। डॉक्टर दिव्या, अगर मैं आईवीएफ की बात करूं, आपने जैसे कहा कि बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई है, द टेक्नोलॉजी हैज रियली कम अप, तो मुझे बताइए पिछले 10 सालों की मैं अगर बात करूं तो आईवीएफ ने किस तरीके की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स देखी है? पिछले 10 सालों में काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, और सबसे बड़ी बात कि अब काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है ये प्रोसेस। जैसे मेरी भी बहुत सारी पेशेंट्स हैं जो ऑफिस भी जा रही हैं, साथ के साथ आईवीएफ भी करवा रही हैं, तो इट इज़ नो मोर दैट कम्बरसम। अब पहली बात कि ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव मैं कहूँगी, दैट इज़ जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ 1 डे होता है जब आपको ऑपरेशन थिएटर में जाके जिस दिन एग निकालने का प्रोसेस होता है उसके लिए यू नीड टू गेट एडमिशन। देन कमिंग टू जो आईवीएफ के जितने स्टेप्स होते थे, जैसे अब हमारे पास इक्सी की मशीन आ गई है जहाँ पे हम एक सिंगल स्पर्म से भी एक बेबी बना सकते हैं। मतलब इफ़ यू हैव 1 egg and 1 sperm, देन ऑल्सो आप उन कपल को बच्चा दे सकते हो। देन जो हम कल्चर मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ गया है जो कि हमें बेटर रिजल्ट्स देते हैं। बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट जैसे टाइम लैप्स इमेजिंग, जिसमें बहुत ही कम हैंडलिंग होती है एम्ब्रियो की, हमने डाल दिया और फिर वो एक पिक्चर बनाता है। और अब तो लेटेस्ट है कि आप जानते हो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो दैट इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी फील्ड एंड दैट इज बीइंग लाइक इनकॉर्पोरेटेड इनटू आईवीएफ आल्सो, जहाँ पे उसकी मदद से भी आप बेस्ट एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगेन कमिंग टू वैसी फीमेल्स, ये भी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अब सोसाइटी में आ रहा है, जिसमें यंग एज में एग्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगेन आई थिंक लाइफस्टाइल, पोल्यूशन,
बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है, बट दीज यंग फीमेल्स आर कमिंग फॉर पेरेंटहुड। तो उसमें हम डोनर एग के साथ किसी और के एग को लेके उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके उनके यूट्रस में डाल के उनको बेबी दे सकते हैं। तो एक डोनर एग का भी एक वो आ गया है। देन डोनर स्पर्म सिमिलरली वी कैन यूज़। जो सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन आया है वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो आप एम्ब्रियो के लेवल पे एक एम्ब्रियो से सेल निकाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं और वही एम्ब्रियो आप मदर के वुम में इम्प्लांट करो जो डिजीज़ फ्री हो। तो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ऐसे कपल के लिए जिनके फैमिली में देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम जेनेटिक डिजीज़। और इसके अलावा जैसे कुछ डिजीज़ होता है, जैसे थैलेसीमिया हो गया या फैनकनी एनीमिया हो गया, इसमें अगर एक बच्चा आपके पास ऑलरेडी है हु इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर या फैनकनी एनीमिया, वैसे केसेस में कई बार हम डिज़ाइनर बेबी HLA मैच करा के हम वैसा बच्चा दे सकते हैं जिसके स्टेम सेल्स से आप पहले बच्चे को भी क्योर कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप और आई होप कि आगे और भी रिसर्च चल रहे हैं जिससे हम और बेटर सक्सेस रेट दे सकें अपने पेशेंट्स को। इसके अलावा कुछ ओवेरियन रिजुविनेशन है, ये सारे थोड़े अभी लाइक दे आर एक्सपेरिमेंटल ही हैं, बट देयर आर थिंग्स जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है या स्टेम सेल्स होते हैं, उनको हम कई बार ओवरीज में डाल के या यूट्रस में डाल के जिनकी यूट्रस की लाइनिंग नहीं बन रही है वो रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं या ओवरीज को हम रिजुविनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ही अपने एग से उनको हम बच्चा दे पाएँ। सो दीज आर द थिंग्स विच आर लाइक इनटू पाइपलाइन और बहुत सारी चीज़ें तो हम डेफिनेटली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, बट हम जैसे कहते थे ना कि पहले बच्चे का होना सिर्फ भगवान के हाथ में होता था। अब मान लीजिए कैंसर जैसी बीमारी और जेनेटिकली कई बार आपने देखा होगा पूरे परिवार में वो ट्रैवल करती है। सो हर इंसान ये डरता है मेरे बच्चे में ये ना आए, लेकिन आप इमेजिन करिए IVF आपको ये मौका दे रहा है कि आप ऐसे जेनेटिक डिजीज से भी अपने परिवार को दूर रख सकते हैं, क्योंकि आप उन एम्ब्रियोज को चूज कर सकते हैं जो बिल्कुल डिजीज फ्री हो। सो मुझे लगता है कि ये एडवांसमेंट जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये वाकई अपने आप में एक वरदान तो है। क्या कहकर जाना चाहेंगी बहुत सारे लोगों को जो फिलहाल आपको सुन रहे हैं, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो आने वाले समय में माँ तो बनना चाहती हैं लेकिन एक अच्छा करियर भी चाहती हैं? हाँ, तो उनके लिए एक oocyte फ्रीजिंग भी है, जो सोशल oocyte फ्रीज। जब आप यंग होते हो तो आप अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हो जी। while you are unmarried also, like while you are with your partner या married हो and you both are not ready for parenthood, तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपका टिक हो जाए उससे पहले आप या तो अपने oocytes अगर सिंगल हो तो, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हो। और जब आप बाद में मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली प्रिपेयर्ड हो पेरेंटहुड के लिए या मदरहुड के लिए, एट दैट टाइम आप वापस उन एम्ब्रियो को अपने वुम में डलवा सकते हो। तो ये जो हमारा फ्रीजिंग प्रोग्राम है, दिस इज़ वेरी रोबस्ट एंड वेरी गुड और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं तब नहीं बता पाई थी, बट मैं कहूँगी कि कैंसर पेशेंट्स के लिए भी, जैसे आपने भावना खुद ही बताया कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपने गैमेट्स फ्रीज करा सकते हैं बिफोर दे आर गोइंग फॉर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, ताकि हम अगर वो उनके गैमेट्स डिजीज़ फ्री हैं तो बिफोर गोइंग फॉर दीज प्रोसीजर्स, सो दैट अगर बाद में कभी भी उनको पेरेंटहुड की चाह हो या इच्छा हो तो हम उन फ्रोजन एम्ब्रियो को या इवन ओवेरियन टिश्यू को भी हम फ्रीज कर लेते हैं, उनसे हम एग्स बना के उनको जेनेटिकली अपना बच्चा दे सकते हैं। तो सोशल एग फ्रीजिंग डेफिनेटली, और जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने कराया भी है एंड दे हैव अचीव्ड लाइक मदरहुड ऑल्सो विथ फ्रोजन एग्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। डॉक्टर दिव्या, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग द एग्स, मुझे बताइए कि क्या उसमें और हेल्दी एग्स में डिफरेंस होता है? डिफरेंस वैसे तो नहीं होता, बट देन जैसे मैंने बताया कि हम भगवान नहीं हैं, बॉडी के अंदर एक ही एग से काम चल जाता है। बट जब आपको फ्रीज करते हो तो एग को जब आप फ्रीज करते हो तो रेशियो ऐसा होता है कि फॉर वन लाइव चाइल्ड, वन लाइव बर्थ, पर लाइव बर्थ कम से कम 10 to 15 oocytes फ्रोजन होने चाहिए। तो उसका पूल काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी को आप पीछे रखना चाह रहे हो तो यू शुड हैव गुड नंबर ऑफ oocytes फ्रोजन, सो दैट हम आपको एक लाइव प्रेगनेंसी, एक लाइव बर्थ दे सकें। तो देखिए भाई, फ्रॉम फ्रीजिंग योर एग्स टू IVF, टेक्नोलॉजी ने ये इंश्योर कर दिया है
कि पेरेंटहुड आप जब कभी भी चाहते हैं जिंदगी में तब मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब ये कहते हैं कि देयर इज वन बायोलॉजिकल क्लॉक और Yes. उसको फॉलो करना उसको जरूरी है। रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब यू शुडंट बी पोस्टपोनिंग जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं, मतलब यू शुड थिंक रैशनली। आप सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचो, क्योंकि ये जब आपकी एज जब आप यंग होते हो तो इट्स इजी टू अचीव दैट वाया आईवीएफ और नेचुरली, जो भी जिस भी तरीके से आप अचीव करना चाहते हो। तो यू शुड ऑलवेज बी नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू सेंड द मैसेज कि मदरहुड को अगर अचीव करना है तो थोड़ा बायोलॉजिकल क्लॉक को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना होगा। इफ़ यू वांट टू पोस्टपोन इट फॉर अ टाइम बीइंग, तो डेफिनेटली हम जैसे ART कंसल्टेंट्स हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स है, वो आपकी हेल्प के लिए डेफिनेटली हैं। कभी भी आप प्लान करो तो आप ज़रूर जाके 1-to-1 यू शुड लाइक अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कितने एज में कितने चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, और अगर हम आगे जाएंगे, अगर हम एडवांस एज में ये सारी चीज़ों को एम्ब्रेस करेंगे, देन हमारे चांसेस कितने कम हो जाएंगे एंड देन यू टेक अ वाइज डिसीजन। सो भाई, आज हमने डॉक्टर दिव्या कुमार से बहुत सारी जानकारी ली इनफर्टिलिटी के बारे में। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये वर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से डॉक्टर्स भगवान का रूप बनते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो इनफर्टिलिटी जैसी चीज को खत्म ही कर रहे हैं। IVF के कारण अब आप देखेंगे कि हर घर में कहीं भी मैं नहीं देख पाती हूँ कि लोग ये ना कहें कि हम पेरेंट नहीं बन पाए। एडवांस एजेस में भी, आई मीन टिल 55, अगर मेल की एक अच्छी हेल्दी एज है तो दे कैन बी अ फादर, वो पेरेंटहुड अपना सकते हैं। सो आई थिंक ये सारे रीजंस हैं कि हम वैसे तो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये डॉक्टर्स हमारे पास हैं। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर दिव्या कुमार। थैंक यू सो मच भावना, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू।